चलिए शांत रहेंगे। और आज हम लोग क्रैश कोर्स का 11वां दिन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन। मतलब पृष्ठ और क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सी प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, इसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इसका हम 2 भाग बनाए हैं, 11 और 11 एक कल पढ़ाएंगे। कल भी यही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन ही पढ़ाएंगे। इसका 2 दिन बना दिए। और ये सबसे बोला जाए ना कि इजी चैप्टर है, अगर जो स्टूडेंट 9th में पढ़ा है तब, ठीक है। अगर आप पृष्ठ, क्षेत्रफल, आयतन ये सब अगर आप पढ़े हैं 9th में तो समझिए इसमें कुछ है ही नहीं है। बस सबका फार्मूला याद रहना चाहिए। जैसे में गोला का याद रहना चाहिए, अर्धगोला का याद रहना चाहिए, शंकु का, बेलन का, वृत्त का, ये सब के आपको याद रहना चाहिए कम से कम फार्मूला। और पहला प्रश्न जो आ गया ऊपर में देखिए, पहला प्रश्न क्या आया है, कह रहा एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेमी है। एक बेलन है और उसकी आधार के परिधि 44 सेमी है, उसकी ऊंचाई 24 सेमी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बाबू सबसे पहले हम बनाएंगे बेलन। क्या बनाएंगे सबसे पहले हम? देखिए बेलन कैसे बनता है, हम बेलन की बात कर रहे हैं। देखिए ये बनता है इस टाइप का बेलन, ये बेलन का आकृति हो गया। और क्या बोला, एक बेलन का आधार का परिधि 44 है, तो आधार का परिधि ये न है, और कितना दिया है, तो मतलब आधार पर भी वृत्त होता है और ऊपर भी वृत्त होता है। मतलब आधार के परिधि दिया है बाबू, तो एकर मतलब क्या दिया है, वृत्त के परिधि दिया है। अगर बेलन में आधार के परिधि 44 सेमी है तो आधार क्या होता है, वृत्त जैसा होता है। देखो जैसे मैं मार्कर लाने तो पहले देखिए, ये बेलन की आकृति है। ये किसका आकृति है, बेलन का। बताइए इधर वृत्त है कि नहीं है, और इधर भी वृत्त है, इधर भी वृत्त, गोल रहेगा वृत्त रहेगा ना जी। तो बताइए ये वृत्त का परिधि दिया नहीं, आधार का अगर परिधि दिया, ये बेलन का आधार का क्या दिया, परिधि, तो इसका मतलब क्या दिया, वृत्त का परिधि दिया है ना। अगर यहाँ प्रश्न में क्या बोला, एक बेलन के आधार के परिधि 44 सेमी है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि सर वृत्त का परिधि कितना है, 44 सेमी। तो हम लिख दें कि वृत्त का परिधि बराबर कितना सेमी। अब वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर भी बोली 44 सेमी। तो 2 है तो 2 पाई का मान, अब बटा में आर, और गुने नहीं बटा में 7 गुने आर बराबर कितना, 44 सेमी। चलिए अब अगला टॉपिक देखा जाए। अब कैलकुलेशन कीजिए, तो 2 और 22 में गुना किए तो 44 बटा आर बराबर 44 सेमी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 44 सेमी है, तो ये 7 यहाँ गुना हो जाएगा और ये बटा में आ जाएगा 44। 44 से 44 कट गया, तो क्या बचा बाबू, यहाँ लिख दे कि सर आर का जो मान आ गया कितना आ गया, 7 सेमी बच गया। आर का मान कितना आ गया। तो अगर आपको बेलन के आधार के परिधि दे, चाहे आधार का क्षेत्रफल दे, तो उससे क्या निकालना है, सबसे पहले आर निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल देता तो भी हम पहले आर निकालते, लेकिन यहाँ बेलन का आधार का क्या दिया, परिधि, तो यहाँ परिधि का फार्मूला लगा करके क्या निकाल दिए, आर निकाल दिए। किसी के यहाँ पे डॉट है तो बोलिए, नहीं नहीं। अगर आपको वृत्त का परिधि दे तो आर निकाल लेंगे, वृत्त का परिधि दे तो आर निकालना है पहले। और क्या दिया है, उसकी ऊंचाई 24 सेमी, उसकी मतलब बेलन, तो बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 24 सेमी। यहां लिख दें कि सर एच बराबर कितना सेमी, 24 सेमी हो गया। हमको निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला कौन कौन जानते हैं बोलिए, 2 पाई आर एच। हाँ 2 पाई आर एच, तो 2 है तो 2 रख दे,
पाई का मान, अब आर का मान 7 सेमी और एच का मान 24 सेमी। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 2 और 22 में गुना किए तो, और यहाँ सेमी है तो और गुने 24 सेमी। अब 44 गुने 24 कीजिए, कितना आएगा? 44 गुने 24 कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए जल्दी। लिख देता मैं यहाँ पे 1056 और सेमी गुना करेंगे तो सेमी स्क्वायर। बताइए क्या आपको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में प्रॉब्लम है किसी का? बात आ रहा है सबको समझ में? तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा ना, किसी का दिक्कत? चलिए बाबू अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लीजिए। कहता है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है। अभी आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन यहां बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया। चलिए पहले बेलन बना देते हैं। चलिए अब यहां लिख देते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1760 सेमी स्क्वायर। इसके आधार की त्रिज्या कितना दे दिया? 14 सेमी। थोड़ा सा इसका नीचे कर लेते हैं। आधार की त्रिज्या कितना दे दिया? 14 सेमी। और क्या पूछ रहा है? तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो मतलब एच हमको चाहिए, तो एच को क्या मान ले? एच ही मान लेते हैं, एच को एच मान ले। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अब बराबर 1760 और सेमी स्क्वायर। 2 पाई का मान और आर का मान 14 सेमी है और गुने में अब बराबर 60 सेमी स्क्वायर। अब देखिए 7 दूनी, देखिए ऊपर गुना कीजिए, 2 और 22 में किए तो 44 दूनी 88 सेमी गुने एच अब बराबर 1760 सेमी। अगर एच का मान निकालना है बाबू तो 1760 सेमी स्क्वायर और बटा में कितना? 88 सेमी। भाई सेमी से सेमी एगो खत्म हो गया तो एगो सेमी बच गया। अब 88 से 1760 कितना मरतबे कटता है? कितना मरतबे? 20 मरतबे कट जाता है, देख लो। कट गया। चलिए 20 मरतबे कट गया तो 20 सेमी आंसर हो गया। बोलिए किसी का दिक्कत है यहाँ पे? ऊंचाई कितना पता लग गया? 20 सेमी। तीसरा प्रश्न देखा जाए बाबू। कहता है किसी शंकु के आधार के त्रिज्या 7 सेमी है। अब देखो शंकु का आकृति कैसा बनता है। शंकु देखो बनेगा इस टाइप का, इस टाइप के शंकु बना, शंकु बन गया। आधार की त्रिज्या मतलब यहां से यहां का मान पूछा आपसे, कितना दिया है? 7 सेमी। यही ना बोला कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना सेमी है? 7 सेमी है एवं इसकी ऊंचाई ये वाला होता है। देखो यहां से यहां ऊंचाई कितना दे दिया? 14 सेमी। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। किसका? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का कोई फार्मूला हमें बताएंगे क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए क्या होता है? क्या होता है? पाई आर एल होता है। हाँ पाई आर। तो बता बाबू इसमें आर तो दे दिया, आर कितना दिया बाबू? एच कितना दिया? 14 सेमी। एल क्या आपको पता है? सबसे पहले क्या निकालोगे? एल निकालोगे। तो एल का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट क्या होगा? ये करने ना बड़ा ना सबसे है, तो क्या होगा? एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है?
14 सेमी का स्क्वायर कर दे और प्लस आर का मान कितना है, तो भाई 7 सेमी का स्क्वायर कर दिया जाए। तो 14 सेमी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कितना 196 आ जाएगा ना। 196 सेमी स्क्वायर और प्लस कितना एक 7 है ना, तो 49 सेमी जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 249 हो जाएगा। कितना होगा, अरे 9 6 15 होता है, 5 245 सेमी स्क्वायर, ये नहीं हो गया। 245 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, निकलता है तो फिर हम इसको तोड़ेंगे, पहले नहीं निकलेगा तो तोड़ेंगे, ठीक है। बगल में कहीं तोड़ देते हैं 245 को हम, कितना से लगेगा, कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो कितना मरतबा लगेगा बोलो, 55 मरतबा लगेगा, 49 मरतबे। फिर 7 से लगाएं तो 7। कहने का मतलब है 7 गुने 5 गुने सेमी स्क्वायर। तो 7 का जोड़ा लग गया तो 7 बाहर निकल गया, √5 और सेमी स्क्वायर है तो सेमी बच गया खाली। अब आपको पता होना चाहिए 7 गुने, रहने दो इतने पर, क्या दिक्कत है, एल का मान इतना ही रहने दो। एल का मान निकल गया, हमको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान, अब आर कितना है बाबू 7 सेमी, और एल कितना है 7√5 सेमी। एगो 7 से 7 कट गया तो 22 7 154 √5 सेमी स्क्वायर, यही आंसर हो गया, ठीक है। बाकी √5 का मान भी रख सकते हैं यहाँ पे हम, √5 का मान जो जितना होता है उतना वर्गमूल निकाल करके और यहाँ रख दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 8 दशमलव में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। किसी की दिक्कत बोलिए। आप आंसर दशमलव में भी ला सकते हो और आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, किसी दिक्कत। दशमलव में लाना सिर्फ क्या करना होगा, √5 का मान यहाँ पे रख करके 154 में गुना कर देना हो। तो बताइए, अभी तक आपको हम 3 प्रश्न बताएं, 3 प्रश्न में किसी का दिक्कत है, आगे बढ़े ना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। अर्धगोला ऐसे बनता है बाबू, ये अर्धगोला बन गया है ना। अब अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है आपको, अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ है बाबू, 18 पाई सेमी क्यूब, आयतन क्यू में होता है बाबू। अब अर्धगोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर बराबर 18 पाई सेमी क्यूब। भाई देखो पाई से पाई काट दें तो क्या बच गया, 2/3 आर क्यूब बराबर 18 सेमी क्यूब। 2 से काट दिए कितना मरतबे, 9 मरतबे, तीछा तीछी गुना करेंगे तो आर क्यूब बराबर 9 तिया 27 सेमी क्यूब। अगर ये क्यू को उधर लेकर चल जाएंगे तो घनमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनमूल 27 सेमी क्यू हो जाएगा। और घनमूल में कितना के जोड़ा चलता है पता है, 3 के। तो 3 के जोड़ा चले तो 27 के तोड़ेगा तो 3 गुने 3 हो जाएगा सेमी क्यू। तो अब देखिए 3 का जोड़ा हो गया और सेमी क्यू, सब कट गया ऊपर, तो क्या बचा आंसर 3 सेमी। 3 सेमी क्या निकल के आया, इधर आ रहे ना बचा,
तो हमसे क्या पूछा गया, अर्धगोला के त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर बोलते हैं, आर का मान कितना निकल गया, 3 सेमी निकल गया। बोलिए किसी का कहीं प्रॉब्लम है तो बताएंगे। ये सब 9th में हम लोग पढ़े थे ना, 9th में इसका विस्तृत और इससे हार्ड प्रश्न होता है, समझ गए। 10th बहुत इजी लेवल का होता है। आगे आएंगे 5 में बाबू, कहता है एक बेलन के आधार की परिधि। तो भाई बेलन का आधार कैसा होता है पता है ना, बेलन आपको हम बताएं, विजय बताएं। ये हो गया बेलन, ये हो गया बेलन, और बेलन के आधार की परिधि कितना दिया। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे हमको बताओ, तुम त्रिज्या निकालोगे ना। तो बेलन का परिधि, आधार का परिधि का मतलब वृत्त का परिधि, रटाए थे शुरू में, बड़ा आराम से रटाया था आपको, बढ़िया से देखिए यहाँ पे। वृत्त का परिधि कितना दिया, 132 सेमी। अब बताओ वृत्त का परिधि का फार्मूला 2 पाई बराबर 132 सेमी। भाई 2 और पाई का मान बहुआ आर बराबर 132 सेमी। अब देखो 2 से काट दीजिएगा ना तो आ जाएगा कितना, कितना आएगा 66 ना जी, कितना आएगा 66 बचा। 22 से काटेगा तो 22 दिया 3 बच गया। बोल सकते हैं ऐसा बच गया है आर बटा 7 अब बराबर 3 सेमी, ये नहीं बचा 3 तीसरा तीसरी गुना तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 या 21 सेमी। तो बताइए वृत्त का परिधि से हम पहले त्रिज्या निकाल लिए, किसी का दिक्कत। और आगे क्या दिया, इसकी ऊंचाई 25 सेमी है। हाँ एच बराबर कितना दे दिया बाबू 25 सेमी। भाई हमको पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन है ना। तो बेलन का आयतन हमको उससे निकालना है। तो भाई बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान और आर का मान बाबू 21 सेमी गुने 2 बार लिखना क्योंकि स्क्वायर है ना। और एच का मान 25 सेमी, 7 या 21। अब बच गया कितना 22 गुने 3 सेमी गुने 21 सेमी गुने 25 सेमी। 22 और 3 में गुना करें तो आ जाएगा 66 गुने 21 सेमी गुने 25 सेमी। अब क्या करो 66, 21 और 25 गुना करेंगे तो कितना आएगा 66, 21 और 25 गुना करेंगे तो जितना भी आएगा भाई वो गुना करके लिख देना है, सेमी क्यों कर देना। किसी गुना करने के जानते हैं ना, हो गया जितना भी आएगा लिख देगा, क्या दिक्कत है। तो अभी 5 तक प्रश्न में किसी का दिक्कत कोई परेशानी बोलिए। 5 तक प्रश्न में किसी का दिक्कत है। छठा प्रश्न चले हम लोग। एक शंकु के आधार के त्रिज्या दिया हुआ है। देखो बाबू शंकु कैसा होता है, देखिए ये शंकु हो गया और इसका आधार के त्रिज्या कितना दिया है 5 सेमी, ऊंचाई कितना दिया है 12 सेमी। तो वक्र पूछा तो पहले एल निकालिएगा ना बाबू, क्योंकि सर आर का मान दे दिया कितना 5 सेमी, एच का मान कितना दे दिया 12 सेमी। तो हमको वक्र के लिए क्या चाहिए एल चाहिए। तो एल का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, तो भाई एच का मान कितना है बाबू 12 सेमी का स्क्वायर कर दो, और आर कितना है 5 सेमी का स्क्वायर कर दें। तो 12 का स्क्वायर करें कितना होगा 144 सेमी स्क्वायर और प्लस 25 सेमी स्क्वायर, जोड़ दिए तो कितना आ गया 169 सेमी स्क्वायर। 169 सेमी का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया 13 सेमी हो गया। हमसे क्या पूछा शंकु का वक्र पृष्ठ का
फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान, आर का मान और एल का मान 13 सेमी। 13 और 5 में गुना किए तो रुक जाओ एक मिनट, और से गुना बहुत टफ हो जाएगा। 22 और 5 में गुना करेंगे तो 110 सेमी और गुने में 13 सेमी। अब देखो गुना बड़ा आसान हो गया। काहे हमको 11 गुने खाली 13 करना है, फिर 0 बैठा देंगे। तो 11 गुने 13 गुना ऐसे होता है 13 लिख दीजिए यहाँ पे 3 4 1 कितना आएगा 143 पर 0 बैठ गया। देखो ये गुना आसान हो गया, बटा में 7। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। या पूर्णांक में तोड़ना है पूर्णांक में तोड़ दो। ठीक है, इसको से भागा देकर आप पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, किसी का दिक्कत, या दशमलव में भी ला सकते हैं। आगे बढ़ जाए। चलिए 7 का प्रश्न देखिए। एक अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास दिया हुआ है। तो पहले तो अर्ध गोला बनाओ, ये बन गया अर्ध गोला और इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास तो कोई पूरा होता है, व्यास कितना दिया है 14 सेमी। तो भाई व्यास अगर दिया है कितना सेमी 14 सेमी, तो त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है व्यास बटा में, व्यास कितना है 14 सेमी बटा में कट गया तो कितना है त्रिज्या, त्रिज्या कितना आ गया। तो हमको निकालना क्या है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान, अब आर कितना है बाबू 7 सेमी गुने 7 सेमी 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है। 7 से 7 कट गया 22 दूनी, या ऐसे नहीं करो, ऐसे गुना ईजी होगा। 22 और 7 में गुना करो तो 154, 154 दूनी कितना होगा 308 सेमी स्क्वायर आंसर होगा। बताइए किसी की दिक्कत। गुना में भी हमेशा कुछ ना कुछ लगाया करो कि कैसे गुना करें जल्दी हो जाएगा। अगर हम इसको गुना कर देते 22 दूनी 44, तो 44 गुना 7 करना थोड़ा टफ होता और ऐसे गुना करना आसान होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। तो भाई शंकु ऐसे ना बनता है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 24 सेमी, आधार की त्रिज्या 7 सेमी। तो हमसे क्या पूछ रहा है आयतन, तो लिख दे सब त्रिज्या कितना है 7 सेमी, ऊंचाई कितना है 24 सेमी। तो हम एल नहीं निकालेंगे, एल क्योंकि आयतन में एल का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कि शंकु का आयतन का फार्मूला बोलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल की जरूरत है इसमें, तो एल हम काले निकालते। एल किस में निकालना है वक्र में। अगर इसमें एल देता एच नहीं देता तो एच निकालते, आर नहीं देता तो आर निकालते। 1/3 पाई का मान बहुआ और फिर गुने आर का मान कितना है 7 सेमी गुने 7 सेमी 2 बार लिख दें क्योंकि स्क्वायर है, और एच कितना है 24 सेमी। एगो तो झमेला 7 से इसी खत्म हो गया और 3 से खत्म हो गया, 8 24। अब बच गया कितना 22 और 7 में गुना किया तो 154 सेमी स्क्वायर, और गुने कितना 8 सेमी। 154 में 8 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। जितना भी आएगा आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हो। जैसे 154 गुना 8 ना करना है, कौन गुना नहीं जानता है, सबको जाना कर लेगा। 132 आएगा देखो। चलिए अगला प्रश्न के देखा जाए। चलिए किसी की दिक्कत। मतलब क्वेश्चन जो समझा रहे समझ में आ रहा है, नया टाइप को नहीं लग रहा है। हाँ होता है कभी कभी कि एकदम नहीं बुझाता है तो यो हाँ हाँ चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम पहले भी बताए थे कि क्रैश कोर्स का कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है, बेहिचक पूछिए, खड़ा हो जाइए एकदम पूछने के लिए। समझ गए हैं? क्योंकि यही सब प्रश्न जो है भविष्य तय करेगा मैथ का जा करके। कब? टाइम अभी भी ज़्यादा नहीं है पर प्रश्न भी ज़्यादा नहीं बच रहा है। समझ गए ना? एक शंकु के आयतन निकालना है भाई, तो शंकु के आयतन निकालना है तो शंकु ऐसे ना होता है। बन गया शंकु एक बार में। और ऊंचाई कितना दिया? अब आधार के त्रिज्या तो लिख दीजिए कि सर आर दे दिया कितना और एच कितना दिया बाबुआ। हमको निकालना है क्या है? शंकु का, शंकु का आयतन निकालना है। तो बाबू शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर 1/3। पाई का मान 22 अब आर कितना 21 सेमी गुने 21 सेमी। अब एच कितना 28 सेमी। तो देखिए 7 या 21 और 3 से 3 खत्म, तो ऊपर बच गया 22 सेमी गुने 21 सेमी गुने 28 सेमी। सबके गुना कर दिए 22, 21 और 28 के, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा सेमी क्यू में। बोलिए, खाली गुना छोड़ रहे हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन आप घर में खुद बैठ के करते रहिएगा। समझ गए ना? चलिए, और आज का आखिरी प्रश्न देखा जाए। बाकी आपको बताए थे कि इसमें 2 वीडियो आ जाएगा। उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास दिया हुआ है। तो गोला कैसे बनता है? ऐसे ना गोला बनेगा। गोला बन गया, ये इसका व्यास हो गया। व्यास कितना दिया? 14 सेमी। तो भाई व्यास यदि 14 सेमी दे दिया तो निकालनी है पहले त्रिज्या। तो त्रिज्या का फार्मूला व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है बउआ? 14 सेमी बटा में 2 काट दिए तो 7 सेमी। अब बताओ, निकालना है गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला बोलिए क्या होता है? 4 पाई। तो 4 पाई का मान अब आर बाबू कितना 7 सेमी गुने 7 सेमी। एगो 7 से 7 खत्म हो गया, कितना बच गया? 22 चौको 88 सेमी और गुने में 7 सेमी। यही हो जाएगा आंसर। गुना कर दिया 88 गुने 7 कितना? 616 आता है। आठ 7 56 और 8 से 56 157 616 आता है ना? हाँ 616 ठीक। इसमें आपको आज 10 प्रश्न हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में से बताए हैं। 11 का अजिग्रहमा दिन समझिए है पूरा, लेकिन त्रिकोणमिति में एक और वीडियो आया था, प्लस हुआ था त्रिकोणमिति का। समझ गए? और बाकी एक दिन और इसमें लाएंगे पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन में, और कुछ नया नया क्वेश्चन से उसको डिक्लेयर करेंगे। और आपको हम बार बार बता रहे हैं कि मैथ में जो भी क्लास एक बार हम पढ़ा दिए हैं उसको 10 बार रिवीजन करे की जरूरत पड़े, 20 बार रिवीजन करे की जरूरत पड़े, करो। अगर वो प्रश्न कहीं दोबारा आ जाए तो सर नहीं छूटना चाहिए। समझ गया? तभी बाबू कुछ, क्योंकि अभी जो रिवीजन आपको हम कैसे करा रहे हैं, चैप्टर बाई चैप्टर रिवीजन करा रहे हैं। समझ गए ना? चैप्टर बाई चैप्टर। इसके बाद एक दिन और आएगा पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, उसके बाद एक दिन माध्य का क्लास है, माध्य का क्लास है, बहुलक का, प्रयोक्ता, ग्राफ, हाई एंड डिस्टेंस। ऐसे 17 क्लास चैप्टर बाई चैप्टर आपको किए हैं। ठीक है? सबका क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो गया शुरू से अंत तक। तो घर में जा कर के आप पढ़िए
और पढ़ने का तरीका जो आपको हम बताते हैं, जैसे आप लोग यहाँ ऑफलाइन में जो टेस्ट देते हो, टेस्ट का तरीका क्या होता है, ठीक है। चलो बाबू, टेस्ट का आपको हम तरीका समझाते हैं, ठीक है। आप शांत से भाई सुन लो, ठीक है। आप यहाँ पे आते हैं, टेस्ट देते हैं ऑफलाइन में, ठीक है। टेस्ट देते हैं, और टेस्ट कभी ध्यान रखो कि चोरी करके नहीं देना है। इस पर हम ऑलरेडी एक बार क्लास ले चुके हैं कि टेस्ट होता क्या है, ठीक है। बाकी चोरी करना है वो आपके मर्जी है, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको भविष्य खुद अंधेरे में डालना है कि इंजोला में लाना है, ये आप पे निर्भर करता है। तो टेस्ट देने से अगर खाली बढ़िया नंबर आ जाए तो लोग नहीं पढ़ करके खाली टेस्टें देते रह जाए, है ना। टेस्ट पे करना क्या, ये देखो, टेस्ट के जितना एरिया रहता है उस एरिया को पहले फिलअप करो, भरो, ठीक है। आपको बारीकी से समझाते हैं, एकदम आराम से इस पॉइंट को समझिए। टेस्ट आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के दे ली ईमानदारी पूर्वक, कुछ बना, कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दिए प्रश्न को। हम घर जाते हैं, यहाँ का बाद आप जब घर जाते हो तो घर जाने के बाद क्या करना है आपको, उस प्रश्न को पढ़ना है, उस प्रश्न को पढ़ना है। जो प्रश्न आपने टेस्ट दिया, कहाँ कहाँ क्या भरे हैं क्या नहीं भरे, एकदम आंसर शीट सामने रख करके, आंसर शीट सामने रख करके पहला नंबर तो आपको यहाँ टेस्ट देना है। दूसरा नंबर में आप जब घर जाता है तो क्या करिए, उस पेपर को पढ़िए, ठीक। पूरा ये जितना प्रश्न टेस्ट का रहा है उसको जाके घर में आराम से पढ़िए। फिर आगे क्या करेंगे, जब आप इसको पढ़ लेते हैं घर में, ठीक है, तब इसी प्रश्न को लिखिए। लिखना क्या है, प्रश्न अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो प्रश्न लिखो, और नहीं तो खाली उत्तर लिखो। अब उत्तर लिखना कैसे है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर कॉपी में लिखिए। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर कॉपी में लिखिए। पहले तो ऐसा ही पढ़ना है, आंसर देख देख के पढ़ लेना है। पढ़ लिए एक बार, यहाँ पे आप जो कमजोर स्टूडेंट हैं उत्तर को 2 बार लिखिए। जो तेज स्टूडेंट है 1 बार लिखेंगे, जो कमजोर स्टूडेंट है, मतलब बोल सकते हैं सर हम याद करते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं। एक ऑप्शन से रहता है सर हम याद किए और कुछ देरी के बाद ही भूल जाते हैं। तो याद करने का तरीका गलती होता है, भूल इसीलिए भूल जाते हैं हम लोग। बात समझ में आया। तो हम क्या करें, एक बार पहले पढ़े आराम से, अस्थाई से, शांतिपूर्ण। जब पढ़ रहे हैं तो उस समय कोई भी काम पे ध्यान नहीं देना है, ओनली फॉर फोकस करना है हमें पढ़ाई के ऊपर। उसके बाद आपको लिखना है, जो कमजोर स्टूडेंट है 2 बार, जो तेज है 1 बार लिखना है आंसर को एकदम बढ़िया और आराम तरीका से। जब ये आप लिख लें, ठीक है, 1 से 2 बार क्या करो, आप लिख लो। फिर लिखने के बाद पता है क्या करना है, भाई रुको ना, लिख लिए 2 बार हम लिख लिए कम से कम, ये हमारा तीसरा स्टेप है, ठीक है। चौथा स्टेप में क्या करेंगे हम, हमारे पास इसमें प्रश्न जो हम दिए हैं उसको हम क्या करेंगे, रंगेंगे, खुद घर में एक बार टेस्ट देंगे, ठीक है। OMR शीट पर, OMR शीट पर क्या करना है, फिर से अपना घर में अपने से टेस्ट देना है। OMR शीट जो मिलता है ना घर में, खुद वो एक्स्ट्रा OMR शीट रखिए और खुद से बनाइए कि हम पढ़ने के बाद, लिखने के बाद अगर फिर से हम टेस्ट देते हैं तो कितना नंबर लेकर के आते हैं। ये आपने चेक कर लिया, देख यहाँ पर आया OMR शीट पर चेक कर लिए। टेस्ट देने के बाद क्या करना है आपको, चेक भी कर लेना साथ में। और चेक करने के बाद देखिए कि कहाँ कहाँ गलत किए, फिर से पढ़ लीजिए एक बार कि भाई टेस्ट दिए तो कहाँ कहाँ हमको गलत हुआ। इसके बाद ये कितना स्टेप में हम पढ़ रहे हैं, 5वां स्टेप में, ठीक है। तो एक प्रश्न पे यदि आप एक टेस्ट पे यदि आप 5 प्रोसेस गुजारेंगे तभी आपको टेस्ट का मतलब होता है लाभ, अन्यथा पूरे हानि है। अगर ये 5 प्रोसेस आप नहीं अपनाते किसी भी टेस्ट को और खाली आकर के टेस्ट दे लेते हैं तो टेस्ट समझिए आपके लिए कुछ नहीं है, एक कागज का टुकड़ा है जो आपका घर में एक्स्ट्रा वो बढ़ते जा रहा है प्रतिदिन।
अगर लोग टेस्ट खाली दे दे करके एग्ज़ाम हॉल में आ करके प्रतिदिन हम टेस्ट लेते ऑफलाइन में और बच्चन उससे बढ़िया नंबर बोर्ड एग्जाम में लेके चल आता, तो रोज़ पढ़ाने का और बाकी टीचर हमको रख करके पढ़वाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। आराम से टेस्ट पेपर लेते, सुबह एगो शाम में एगो दोपहर में, 3 टाइम कर दे जैसे खाना होता है उससे, ठीक है, होता है ना 3 टाइम करते, टीचर का भी पैसा बच जाता और आप लोग का भी पैसा कम लगता। तो टेस्ट से नहीं होता है, और टेस्ट को कभी भी लापरवाही के साथ नहीं, जिंदगी में कभी भी टेस्ट दो तो ना ही तो ओमार सीट के बिगो, ना ही तो प्रश्न के बिगो, ठीक है। ओमार सीट भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में, कि हम कैसे कैसे सुधार रहे हैं, ठीक है। सब एक जगह पे एडजस्ट करते जाओ, पिन अप करते करते। पहला प्रोसेस ये भी ईमानदारी पूर्वक, ये भी ईमानदारी टोटल, अगर ईमानदारी पूर्वक आप 6 प्रोसेस से गुजार देते हैं किसी भी टेस्ट का, तो शायद कोई स्टूडेंट होगा, जो हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, पर अगर 5 दिन टेस्ट दे लिया जिस सब्जेक्ट में, मात्र हम 5 दिन, ठीक है, कितना दिन, 5 दिन, वह 500 प्रश्न पढ़ा है। अगर इतना प्रोसेस में 100 प्रश्न का टेस्ट होता है, तो भाई 500 प्रश्न, 100 प्रश्न का टेस्ट होता है, और 5 दिन अगर ऐसा प्रोसेस से गुजर गया हुआ तो 500 प्रश्न याद किया, 100% विश्वास के साथ रखो कि 400 जिंदगी में नहीं बुलाएगा जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाए, ठीक है। 400 वह कभी भी नहीं बुलाएगा, ये आपको मान लेना है 100%। तो कभी भी अगर हम आपको टेस्ट पेपर लें तो ना ही चोरी करने का उम्मीद जगाना है जिंदगी में। चोरी हर जगह पे नहीं किया जाता है बाबू, चोरी करने का क्राइटेरिया अलग होता है। अब टेस्ट में आप चोरी करके किसको क्या दिखाना चाहते हो? कमजोरी के मत छुपाइए। हम बार बार आपसे कहते हैं, जहां नहीं समझ में आए, जो न स्टूडेंट को नहीं समझ में आए, बेहिचक पूछिए। अगर हम पूछने के बाद नहीं समझाते हैं तो हमारी गलती है, लेकिन अगर आप पूछते नहीं हैं तो फिर हमारा कोई गलती नहीं। हम तो पढ़ा रहे हैं, लग रहा है सब कोई समझ रहा है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन समझाए, कोई भी टीचर समझाए, नहीं समझ में आए, खड़ा होकर पूछने का प्रयास करो। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न आप अति कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि सर एक हम सेट पे 5 दिन का समय दे रहे हैं तो 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये 500 क्वेश्चन से जो स्टूडेंट को यहाँ पे समझ लो कि सर 10 नंबर आ रहा था, 10 नंबर मात्र, ठीक है। कितना नंबर? 10 नंबर टेस्ट में पहला दिन। दूसरा दिन भी आया 10 नंबर 12 नंबर, तीसरा दिन भी आया सर 10 नंबर 12 नंबर, चौथा दिन भी 10 नंबर 12 नंबर, पांचवा दिन भी 10 नंबर 12 नंबर। जिस वक्त एक मॉडल सेट हम कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी कंपनी जो होती है, कोई भी सीरीज जो बनाता है, वो 5 मॉडल बनाता है, ठीक है। कितना मॉडल? 5 मॉडल। अगर 5 मॉडल को आप बना लेते हो तो एकदम 100% विश्वास रखो कि छठा मॉडल पेपर या किसी कंपनी का उठा लिया जाए तो शायद उसका क्राइटेरिया 60 से पार रहेगा। जो स्टूडेंट 10 का मतलब होता है एकदम लोल, ठीक है, लोल स्टूडेंट। ये हम लोल स्टूडेंट को भी बोल सकते हैं कि जो लोल यहां 10 ला रहा था, वहीं पे अगर 5 गो के बाद वो टेस्ट देता है तो हम बता रहे हैं कि 60 नंबर उसका कोई नहीं रोकने वाला है। 60 नंबर, ठीक है, 60 नंबर कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन खाली लंच टेस्ट दिए और चल गए, उससे कोई फायदा नहीं है आपको, 0% भी फायदा नहीं है। अगर हम यहाँ भी पढ़ लेते तो फायदा नहीं, लीक भी खाली लेते हैं तो भी फायदा नहीं है, हल्का फल्का करेगा। लेकिन ये जो फायदा करेगा ना आपको, एंटीबायोटिक का जैसा करेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक और अंग्रेजी दवाई की तरह एक प्रकार से बोलिए। अंग्रेजी दवाई ना बहुत एकदम फास्ट होता है, अंग्रेजी दवा का तरह काम करेगा। और एक चीज और ध्यान रखो, अब ऐसा नहीं कहें कि सर ऐसा करना है तो हम बैठे और ये करिए कि उठे। ये 5 प्रोसेस 5 टाइम में करना है, 24 घंटा में 5 टाइम में करना है। जैसे आज हम कभी टेस्ट दे दिया ऑफलाइन में, अब हम घर गए तो उस समय हम पढ़ लिए, तो हम ये नहीं कि पढ़े और फिर तुरंत हम लिखना शुरू कर दिए, नहीं, टाइम दो 1 घंटा, तब तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, दूसरा काम कर लो, खेलना है तो खेल लो, या सोना है तो सो लो,
फिर उसके बाद उठो, या जो काम करना है तो कर लो, उसके बाद फिर ये काम करो, फिर उसके बाद टाइम दे दो 1 घंटा, चलो रिलीफ हो जाए, फिर एक बार इसको उठाओ, फिर इसको मैं टाइम दे दीजिए, उसके बाद इसको उठाइए। ठीक है, टाइमिंग देना है, गैपिंग देना है। गैपिंग समझ में आता है ना भाई? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे जिसको मतलब समझाना है। लगातार पढ़िएगा तो ये 3 घंटा लगेगा, और 3 घंटा में ये आ जाएगा, पता है कौन? हेम्योपैथिक का काम करेगा। ठीक है, हेम्योपैथिक की तरह काम करेगा, लगातार आप पढ़ते हैं तो। और या तो फिर टेस्ट दे करके खाली एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, तो ये भी हेम्योपैथिक की तरह। हेम्योपैथिक पता है कभी कभी साल भर में भी दवा नहीं काम सेट करती, काम नहीं कर पाती रोग को ठीक करने के लिए। समझ गया? हम तो दवा हेम्योपैथिक एक बार बीच में खा रहे थे, मांस जो बढ़ गया ना यहाँ पर, ये 1 महीना हो गया, कुछ नहीं घट रहा है। लास्ट में मजबूरन हमको छोड़ना पड़ गया। ठीक है, भुला जाते खाते खाते। अब रोज दवा कौन खा रहे याद रखता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ठीक है, बोला साल भर टाइम लगेगा इसको। साल भर दवा कौन रेगुलर खाएगा? तो कोई याद दिलाएगा तो खा ही लेगा। अब 10 दिन लोग कर सकता है, 20 दिन कर सकता है। वो ऐसा चीज़ है कि दर्द उर्द देता नहीं, दर्द देगा तो आदमी दवा खाएगा भी। ऐसा है कि ध्यान ही इसके ऊपर नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर आपको अगला बार एग्जाम देना है तो आप इसमें आ सकते हैं, और तत्काल एग्जाम और बढ़िया नंबर लाना है तो फिर आप इसमें आ सकते हैं, अंग्रेजी वाला में आ सकते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी दवा पता है फायदा बहुत फास्ट करता है, लेकिन रिएक्शन भी उतना ही फास्ट करता है। अगर गलती डोज ले लिए तो रिएक्शन भी उतने तेज गति से करेगा। ठीक है, और रिएक्शन करता है तो कभी कभी कंट्रोल भी नहीं होता है, पता है ना? हेम्योपैथिक रिएक्शन नहीं करता है कभी कभी ना आज तक सुना है कि हेम्योपैथिक दवा रिएक्शंस कर गया? तो इस तरीका के रिएक्शन नहीं करेगा, पर यह तरीका रिएक्शंस करेगा जब हल्का सा आप गलती कर देंगे तो इसलिए अगर आपको लगता है कि सर हमको टेस्ट देना आज के बाद ऑफलाइन में बैठ करके, तो किसी से एक भी उत्तर हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर हमको बेहतरीन नंबर लाना है तब ये माइंड में सेटअप कर लो, ये माइंड में एकदम हटा लो कि हमको खुद से एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है, तो हम चोरी नहीं करेंगे आज के बाद, और पढ़ने का तरीका सर ये जरूर अपनाएंगे। अगर ये अपना लेता है बाबू, लिख लो कहीं कॉपी में, नहीं तो बड़ा बोर्ड में ले आकर घर में लिख देना कि सबसे पहले हमको क्या करना है, दूसरा नंबर पर क्या करना है, तीसरा नंबर पे क्या करना है, चौथा नंबर पे क्या करना है, 5वां नंबर पे क्या करना है, 6ठा नंबर पे क्या करना है। ठीक है, अगर मान लिया जाए इतना प्रोसेस आप गुजर जाते हो, तो बता रहे हैं कि कमजोर स्टूडेंट को हम 60 नंबर से ऊपर बता रहे हैं। अगर जो तेज होगा सोचिए वो कहाँ पहुंचेगा, 95 प्लस में रहेगा। नहीं तो खुद से देख लो, एक बार टीचर के बात मान लो, मात्र 5 दिन किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे साइंस है साइंस के लिए मान लो, संस्कृत है, हिंदी, कोई भी चीज के मान लो, अगर तुम 10 ला रहे हो, अगर 60 नहीं आया 5वां दिन से 6ठा दिन, तो तुम आना यहाँ की सर नहीं आ रहा हमको। लेकिन पढ़ना एकदम बड़ा गहराई से है, और जब यहाँ ओमार सीट रहेंगे ना बाबू, तो जो टेस्ट देकर के आए हम उसको चौथा प्रोसेस में लाए, जब चेक करे तो यहाँ पता है 100 में 80 आना चाहिए, 100 में 80। ये नहीं कि सर पढ़ लिए, लिख लिए, समझ लिए और तैयो दे रहे हैं तो 10 नंबर फिर आया घर एग्जाम, तो उसको नहीं कह रहे कि वो 60 पार कर जाएगा, क्योंकि पढ़ रहा है तो ध्यान कहीं और है, यहाँ लिख रहा है तो उसका ध्यान कहीं और है। तो इस परिस्थिति में वह क्वालिफाई नहीं कर सकता है। बात आ रहा समझ में आप लोग को? पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, बोझ नहीं बनाना पढ़ाई को। पढ़ाई बोझ का चीज नहीं होता है, उत्साह का चीज होता है। आप जितना उत्साह से पढ़ोगे ना, उतना बढ़िया तरीका से याद होगा। और एक बार इस प्रोसेस से गुजर गए ना, तो भूल भी नहीं पाइएगा। प्रोसेस कहीं माइंड में सेट कर लो, कॉपी में नोट कर लो कि हमको इतना प्रोसेस से गुजरना है, तो गुजरना है। गुजर गए, समझिए कि सक्सेस मिल गया आपको। सक्सेस का सबसे खास बात यही, टेस्ट देने के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, टेस्ट पे मेहनत करना है प्रतिदिन, तभी आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। ठीक है,
और अब्सेंट नहीं होइए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये भी किया जा रहा है कि अब्सेंट नहीं होइए। अब्सेंट होइएगा बाबू, हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ़ी है वो तो आपको जमा ही करना पड़ जाएगा, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट का फ़ी तो छूटने वाला है नहीं। अब गरीब रहिएगा तो छूट हो सकता है, लेकिन धोनी के तो छोड़ नहीं सकते हैं, समझ गया। जिसको नहीं पार लगा तो उसका बात ही अलग है, नहीं देगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसको पास है कि उतना देने का क्षमता रखता है तो उसको तो लग ही जाता है, चाहे आप 2 दिन आइए चाहे 10 दिन आइए, समझ गए ना। इसलिए कभी भी टेस्ट हम बार बार नहीं बताएं। ये बड़ा बोर्ड में आप कहीं लिख लीजिए घर में बैठ करके, इसको उतार लीजिए पहले कॉपी में, एकदम फर्स्ट पेज कॉपी के रखिए, और जब नींद टूटे तब इस प्रोसेस अपनाइए। प्रोसेस खाली आगे पीछे नहीं करिए, एक बार पढ़ लीजिए। आपको टेस्ट रोज होगा।